बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। एक शॉर्ट सी डिस्कशन थी 2-4 मिनट की, मैंने कहा आपसे मैं शेयर कर लूं। अभी मैं चूँकि सोशल मीडिया पर मेन स्ट्रीम मीडिया और कुछ अखबारात थे, मैं जब उनको ऑनलाइन स्टडी कर रहा था तो मेरे एक ज़हन में एक नक्शा सा आया जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पेशली लोग जो है उसका वो बड़ा चर्चा कर रहे हैं। दो चीज़ें हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो इमरान खान साहब के हवाले से की जा रही हैं। देखें, एक चीज़ होती है कि एक आपका अल्टीमेट गोल होता है, आप उस गोल को अचीव करने के लिए अपना एक ट्रैक बनाते हैं। तो आपके जो मुखालिफिन होते हैं, जो भी यानी कि नादीदा ताकतें होती हैं, जो ये चाह रही होती हैं कि आप अपने गोल तक ना पहुँचे, उनका टारगेट क्या होता है? उनका टारगेट ये नहीं होता कि आपको एलिमिनेट कर दिया जाए। एलिमिनेट किए नहीं जा सकता, आपके नज़रियों को नहीं मिटाया जा सकता। नज़रिया कभी भी नहीं मरता, मेरा ये मानना है ज़ाती तौर पर, कोई इससे इख्तिलाफ़ करे या इत्तेफाक करे। तो होता ये है कि वो फिर आपको, आप जिस ट्रैक पे चल रहे होते हैं ना, वो आपको ट्रैक से हटाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं, आपको गोल गर्दिश में चक्कर लगवाते रहते हैं और किसी न किसी तरह आपका जो फोकस होता है ना वो उसको चेंज करते रहते हैं। उससे ये होता है कि एक दो तरह की चीज़ें पैदा हो सकती हैं। या तो आप, ये होता है कि डिसार्ट हो जाते हैं और आप घरों में बैठ जाते हैं, या फिर ये होता है कि नहीं, थक हार के आप घरों में चले गए, छोड़ दिया। आप समझते हैं, आपको लगने लगता है कि नहीं, ये चीज़ अचीव नहीं की जा सकती। या तो ये हो सकता है, या फिर दूसरा ये होता है कि आप कभी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते जब आप इन चीज़ों में उलझ जाते हैं। तो अब हो ये रहा है कि दो बातें बड़े ज़ोरों शोर से की जा रही हैं। एक तो ये बयानिया जो है ना वो इस्टेब्लिश किया जा रहा है कि इस वक्त सूरत हाल ऐसी बन चुकी है कि खान साहब जो हैं वो अब NRO देना नहीं चाहते। यानी उसमें दो चीज़ों की बात की जा रही है। एक तो हुकूमत का नाम लिया जाता है, साथ इस्टेब्लिशमेंट की भी बात की जाती है कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत, या उसको आप इदारे भी कह सकते हैं, कि वो तो इस वक्त चाहते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो हमें NRO दें, लेकिन इमरान खान जो है वो कहता है कि नहीं, मैंने NRO नहीं देना। अच्छा, उसके लिए ना एक पूरी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया, जो यूट्यूबर्स, या उसमें सारे, मैं यूट्यूबर्स इसलिए नहीं कहता कि हर बंदे की एक अपनी राय होती है, बाद लोगों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन यूट्यूबर लफ्ज़ अच्छा है, तो हम खुद भी इस केस हैं। वो बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि चूँकि इमरान खान साहब जो है उनसे अब जो डील करने के लिए जाते हैं या जो बात करने के लिए इमरान खान साहब से जाते हैं, वो ये कहते हैं कि आप 26 मई को जो 26 नवंबर का जो हादसा हुआ उसको भी आप भूल जाएं। 9 मई के वाक़यात पे भी कंप्रोमाइज़ किया जाए, ज़मान पार्क पे जो हमला किया गया था घर पे, उस पर भी कंप्रोमाइज़ किया जाए, जो 8 फरवरी का इलेक्शन था उस पर भी कंप्रोमाइज़ किया जाए, और भी एक पूरी लिस्ट उन्होंने बनाई हुई है। तो वो कहते हैं इस पर कंप्रोमाइज़ करें तो उसके बदले में हम आपको क्या करते हैं कि हम आपको रिहाई दे देते हैं। दूसरा एक साथ जो इसके साथ जॉइंट वेंचर करते हैं, ये वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को अब ये कहते हैं कि हम आपको बनी गाला में शिफ्ट कर देते हैं, लेकिन खान साहब ये कहते हैं कि नहीं, जब तक मेरे आखिरी वर्कर को रिहा नहीं किया जाएगा तब तक मैं बनी गाला नहीं जाऊंगा। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया की मैंने बात की है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह की कोई चीज़ नहीं आई, सिवाय इसके कि मोहसिन नकवी का कुछ लचकदार इस वक्त है मामला। तो एक तो ये है। दूसरा एक साथ एक दूसरा बयानिया जो बनाया जा रहा है वो ये होता है कि वो कह रहे हैं कि चूँकि डोनाल्ड ट्रंप अब आने वाला है, रिचर्ड ग्रैनल की सारी बातें आपने सुनी है कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा, वो 20 जनवरी को आएगा, और उसके बाद सूरत हाल बदल जाएगी। वो एक हुक्म करेगा, एक ट्वीट करेगा, और ये एक पुरानी बात मतलब है वो करते हैं। तो उसके बाद जैसे ही वो ट्वीट करेगा तो इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाएगा, तो ये मजबूर हो जाएंगे। अब ये असल मसला है, ये आपको समझ नहीं आ रही होती इस बात की। पहली चीज़ तो ये है कि मेरी एक बात बड़ी अच्छी तरह नोट कर लें कि मुल्क का जो हमारा सिस्टम है ना, ये बड़ा गंभीर, बड़ा मतलब आप समझ लें कि इसके अंदर बड़े चक्कर हैं। ये पॉसिबल ही नहीं होता, मुमकिन नहीं होता, चाहे दुनिया की जितनी भी कोई बड़ी ताकत है ना वो हुक्म करे और आप उसके एक हुक्म, एक इशारे पे खान साहब या किसी को भी रिहा कर दिया जाए, हुक्म मान लिया जाए। ये डिपेंड करता होता है कि आपकी अपनी स्टेट के अपने मफादात क्या, उन मफाद को देख कर फैसला किया जाता है कि हमने क्या करना है। तो एक तो ये जो स्टेटमेंट होती है ना, ये जो बयानियाँ, ये बेसिकली जानबूझकर इस तरह के र्यूमर चलाकर सोशल मीडिया के सामने रखे जाते हैं। फिर क़यादत के अंदर कुछ कंप्रोमाइज लोग होते हैं, उनके ज़रिए फिर इसका ववेला करवाया जाता है, और वो ववेला करवा कर फिर जानबूझ के मार्केट के अंदर, लोगों के अंदर, सोशल मीडिया पर ये चीज़ें ताकि एस्टैब्लिश की जाएँ और लोग ये समझने लगे कि अच्छा खान इतना मजबूत है, अच्छा हमारा लीडर तो ऐसे स्ट्रॉन्ग खड़ा, हमारा लीडर। तो भाई बात ये होती है कि लीडर जो होता है ना आपका, वो एक नज़रिया है बेसिकली। असल जो लीडर होता है आपका नज़रिया है। असल चीज़ जो होती है वो आपका गोल, आपका मकसद होता है, आपने अचीव क्या करना है, असल वो चीज़ होती है।
तो लीडर तो जहाँ पे खड़ा होता है, लीडर तो जो कर रहा होता है, लेकिन सवाल ये है कि फ़र्ज़ करो ये चीज़ें अचीव हो भी जाएं, खान साहब को रिहा कर दिया गया, खान साहब को बनी गाला शिफ्ट कर दिया गया, आपके लीडर ने कोई भी बात नहीं मानी और सारी चीज़ें हो गई, तो उसके बाद फिर क्या होगा? क्या आपका मकसद अचीव हो गया? मकसद क्या था? मकसद तो ये था कि ये जो सिस्टम है जिसने इस कौम को इस ज़बूहाली तक पहुंचा दिया, जिसने हमारी ये बदतरीन हालत बना दी है, इस सिस्टम को किस तरह एलिमिनेट किया जाए, तब्दीली किस तरह लाई जाए, कौम की हालत इज़हार को बेहतर किस तरह किया जाए, हमारा इसके लिए मनसूबा बंदी हमारे पास क्या है, हम कब तक ये चीज़ अचीव कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारी इकानमी कैसे बेहतर हो सकती है, हमारी मीशत स्ट्रॉन्ग कैसे होगी, हमारा जो म्यार ज़िंदगी है हमारी कौम का वो कैसे बुलंद होगा, गुर्बत का खात्मा कैसे होगा, बेरोज़गारी का खात्मा कैसे होगा, नौजवानों का फ्यूचर क्या होगा। एक मतलब पूरी एक पॉलिसी होती है, उसकी फिर आगे लंबी डिटेल है, उसमें हम नहीं जाते। तो असल मकसद तो तब्दीली ये थी ना कि सिस्टम पूरे का पूरा चेंज किया जाए, गवर्नमेंट कैसे होगी, निचले लेवल तक अख्तियार आवाम तक कैसे मुंतकिल किए जाएँ, फिर उसके जो समरात होते हैं उनको कैसे समेटा जाए, ये पूरा एक, और उसके लिए फिर जो ताकतवर लोग हैं जो सिस्टम के अंदर बैठे हुए और जो कभी भी नहीं चाहते ये सिस्टम चेंज हो जाए, उनसे जान कैसे छुड़ाई जाए, ये असल एजेंडा था। लेकिन होता ही है कि आपको फिर उस एजेंडे से हटाकर आपकी कामयाबी ये बना दी जाती है, लो जी हमारा लीडर रहा हो गया, हमारे लीडर ने ये बात नहीं मानी, हमारा फलां केस में ज़मानत होगी। ये इतनी आपके सामने रुकावटें दर रुकावटें रखी जाती हैं कि आप इन्हीं को अपनी कामयाबियाँ समझने लगते हो और आप इन्हीं में यही वो जैसे अब मैं कह रहा था ना कि अयामे गर्दिश है, ये आपका वो, आप यही गन चक्कर में घूमते रहते हो और यही आपकी वो फिर लाइफ ही ये बन जाती है, फिर एफर्ट्स ही सारी ये बन जाती हैं कि अच्छा ये अब केस ख़त्म हो गया, चलो ये एक नई बन गया, अब इस पर एफर्ट्स करें तो ये होता है। तो मतलब मेरा ये था सारी ये बात करने का, डिस्कशन करने का, कि किसी भी तरह इन ट्रक की बत्तियों के पीछे ना लगा करें, फोकस अपने नज़रिए पे रखें, सोशल मीडिया पे आप एफर्ट्स कर रहे हैं, सिस्टम को आप टारगेट करें, सिस्टम के अंदर जो कोताहियाँ जो बुराइयाँ पाई जाती हैं उनको टारगेट करें, उनको आप हाईलाइट करें, उनका आप सोल्यूशन दें, फिर अपने लीडर के लिए एफर्ट्स करें, लीडर को भी बाहर आना चाहिए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी एक अहम बात, आज चूँकि मरीम नवाज़ साहब सरगोदा में आ रही हैं, मैंने 2-4 दोस्त हैं, मेरा भी अभी चक्कर लगा, मैं गया हुआ था सिविल हॉस्पिटल, तो मैंने पूछा कि ये इनके आने का मकसद क्या है, क्योंकि हर तरफ पूरे सरगोदे में स्पेशली हॉस्पिटल्स के अंदर तो बड़ी सख्ती की जा रही थी। तो उन्होंने कहा कि एक तो इनके आने का मकसद स्कॉलरशिप के चेक देना है बच्चियों को, और दूसरा इनका शायद ये कह रहे हैं कि शायद वो कार्डियोलॉजी सेंटर के इफ्तिताह भी करें। मुझे नहीं लगता कि चूँकि उसकी इमारत अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, अभी बड़ा टाइम है उसमें, अगर वो जल्दी इफ्तिताह करना चाहते हैं तो शायद फिर उन्हें ये डर है कि हमारी हुकूमत जानने वाली है तो ये जल्दी हम कर लें, ये वजह हो सकती है, और तो कोई नहीं। लेकिन स्कॉलरशिप के चेक देने के लिए ये नहीं होना चाहिए था कि वज़ीर आला आए, मतलब और बड़े लोग हैं उनको भी कहा जा सकता था, इज़्ज़त देनी थी। तो यहाँ लोकल में बड़े ऐसे अच्छे मतलब काबिल एहतराम लोग पड़े हुए थे, तो एक इतना प्रोटोकॉल के साथ आना, इतना खर्चा करना, इतने पता नहीं स्कॉलरशिप के चेक बनते नहीं होंगे जितना कौमी खजाने में से पैसा उड़ा कर लगा कर आप यहाँ तशरीफ़ ला रही हैं। तो एक तो ये मुझे बड़ा मतलब बैलेंस लगा, अजीब बात थी मेरे लिए। दूसरा ये है कि कार्डियोलॉजी सेंटर है, तो कार्डियोलॉजी सेंटर के हवाले से मैं ये बात ज़रूर करूँगा कि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वो बेशक मुस्लिम लीग नून की है, वो उससे पहले मैं पहले भी इस पर एक वीडियो भी कर चुका हूँ कि आमर सुल्तान चीमा साहब जो उनके वालिद साहब ने बेसिकली इसकी इब्तिदा करवाई थी, अनवर चीमा साहब ने। लेकिन वो जो भी है, बहरहाल इसको कंप्लीट करवाना, इतनी स्पीड में काम करवाना और ये सारा करवाना, ये सरगोदा डिवीजन के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है कार्डियोलॉजी सेंटर। इसके लिए क्रेडिट एब्सोल्युटली मुस्लिम लीग नून को अब जाना चाहिए, मरीम नवाज़ को भी जाना चाहिए जिन्होंने इतना तेज़ी से उस पर काम करवा रही हैं और वो हो रहा है। तो ये कार्डियोलॉजी सेंटर सरगोदा के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। इसके लिए मैं वैसे भी ओवरऑल भी मेरा चूँकि इस तरह का ही काम है तो मैं आता जाता रहता हूँ। हेल्थ के शोबे में अच्छा काम किया जा रहा है, हॉस्पिटल को इनके रेनोवेशन में, और ये जो चीज़ें की जा रही हैं हेल्थ के लिए, जो फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं वो बहरहाल बड़ी कमाल की हैं, और उन पे अप्रिशिएट करना जो है वो बिल्कुल बजा है। और अगर उस पर हम कोई डंडी मारेंगे तो ये ज़्यादती होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला मेरा आपका हम सब काम नसर। अस्सलाम वालेकुम।